Hello everyone, my name is Yamini Tuklal and I welcome you to Adda 24/7 School। तो चैप्टर 14 इकोसिस्टम के अंदर हमने सारे के सारे सब टॉपिक्स देख लिए थे। आज हम इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कौन सा सब टॉपिक देखा था? हमने देखा था न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज। तो जब हम न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर यूजअप हो जाते हैं उनको दोबारा प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो उनको दोबारा प्रोड्यूस करने के लिए कुछ साइकिल्स चलती हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो हमने दो तरीके की देखी थी, गैसियस एंड सेडिमेंट्री। गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल वो होती है जिसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं गैस में प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर उसका रिजर्वोयर होता है। जबकि जो हमारे दूसरी साइक्लिंग होती है, सेडिमेंट्री साइक्लिंग होती है, उसके अंदर जो रिजर्वोयर होता है वो हमारी रॉक्स होती है, हमारी अर्थ क्रस्ट इज द रिजर्वोयर फॉर द सेडिमेंट्री साइकिल। तो हमने दोनों के एक एग्जांपल देखे थे। गैसियस के अंदर हमने देखा था कार्बन का और सेडिमेंट्री के अंदर हमने देखा था फास्फोरस का। उसके बाद में हमने देखा कि इकोसिस्टम हमें कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे और एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने के बाद हमारा चैप्टर ये वाला वाइंड अप हो जाएगा। मेरे पिछले सब टॉपिक्स की वीडियो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सो प्लांट्स आर कॉल्ड एज डैश बिकॉज दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को हम लोग डैश बोलते हैं क्योंकि वो फिक्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। अब कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करते हैं और प्लांट्स को हम नॉर्मली क्या बुलाते हैं? प्लांट्स को हम लोग बुलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ? ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाते हैं? बिकॉज दे प्रिपेयर फूड। बिकॉज they prepare food। तो इसलिए हम लोग क्या बुलाते हैं? इनको ऑटोट्रॉफ्स बुलाते हैं, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स वही होते हैं जो कि खाना बना सकते हैं। सो नेक्स्ट, इन एन इकोसिस्टम डोमिनेटेड बाय ट्रीज द पिरामिड ऑफ नंबर इज डैश टाइप। जब हम लोग ट्रीज से डोमिनेट करवाते हैं, जो पिरामिड ऑफ नंबर्स होगा, क्या वो हमारा अपराइट होगा या फिर हमारा इन्वर्टेड होगा? अब एक ट्री के ऊपर कितने सारे जो एनिमल्स हैं वो फीड करते हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये इन्वर्टेड टाइप होगा? क्या मैं बोल सकती हूँ कि इन्वर्टेड टाइप होगा? क्योंकि एक ट्री के ऊपर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो फीड करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हमारा होगा इन्वर्टेड। ठीक है, स्पिंडल शेप भी हो सकता है, इन्वर्टेड भी हो सकता है, हम दोनों कर सकते हैं। क्योंकि ट्रीज से जब हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रीज की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में, उनका नंबर कम है ना। तो वो ऐसे भी हो सकता है कि हाँ स्पिंडल शेप में हो जाए, और ऐसे भी हो सकता है कि वो इन्वर्टेड हो जाए। ये हमारा होगा, या फिर हमारा ये हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है जब हम लोग डोमिनेटेड जो है इकोसिस्टम बाय ट्रीज, उसको जब हम लोग प्लॉट करते हैं तो इन्वर्टेड भी आ सकता है और स्पिंडल शेप भी आ सकता है। नेक्स्ट, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द लिमिटिंग फैक्टर फॉर द प्रोडक्टिविटी इज। जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा लिमिटिंग फैक्टर कौन सा होगा? उसके अंदर हमारा लिमिटिंग फैक्टर होगा, क्या होगा? सनलाइट होगा, क्योंकि सनलाइट जो है सरफेस पे पड़ती है और उसके बाद ही उसके अंदर जो है सारी इकोसिस्टम के अंदर सारी चीजें डिराइव होती हैं सनलाइट की एनर्जी से। नेक्स्ट, कॉमन डेट्रीवोर्स इन आर इकोसिस्टम आर। कॉमन डेट्रीवोर्स कौन कौन से हैं हमारे? अर्थवर्म हो गए, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गया, जो कि वल्चर को डिके करती है ना। तो कॉमन डेट्रीवोर्स कौन कौन से हो गए? हम अर्थवर्म लिख सकते हैं, है ना, अर्थवर्म लिख सकते हैं, फंजाई लिख सकते हैं। द मेजर रिजर्वोयर ऑफ कार्बन ऑन अर्थ, जैसे कि मैंने बताया जो हमारा गैसियस साइकिल था उसका एग्जाम्पल था हमारा कार्बन का। तो हमारा लार्जेस्ट रिजर्वोयर क्या होगा? ओशियंस होगा। क्या होता है? ओशियंस होता है। कार्बन हमारी ओशियन से मैक्सिमम डिराइव होती है। तो हमारे ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हैं, सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द फूड चेन। जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो इनमें से किसकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? ए प्रोड्यूसर्स, बी प्राइमरी कंज्यूमर्स, सी सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर डी कंपोजर्स। जैसे कि हमने फूड चेन देखा था, फूड चेन क्या होता है? इट इज द process
ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, यही होता है एंड बीइंग ईटन। तो ये हमारा प्रोसेस होता है जिसमें एनिमल्स जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, कोई किस जानवर को खाता है और कोई दूसरा जो है उसका मील बनता है ना। ऐसे ही होता है हमारे वो सारे के सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसके अंदर एक एनिमल दूसरे को खा रहा है और दूसरा एनिमल उसका प्रे बन रहा है ना, उसका प्रे बन रहा है। तो उस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन, द सीरीज ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो उसके हिसाब से जब हमने देखा था तो डीकम्पोजर्स की सबसे ज्यादा थी हमारी पॉपुलेशन। सो द मेजर पॉपुलेशन हमारी थी डीकम्पोजर्स की। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, डीकम्पोजर्स, क्योंकि मेजर पॉपुलेशन जो हमारी है वो डीकम्पोजर्स की है। Next, the second trophic level in a lake is A. phytoplankton, B. zooplankton, C. benthos या फिर D. fishes. Second trophic level. तो हमारा जो first trophic level होता है, जब हम लोग बात करें जो first trophic level है हमारा, जो first trophic level है वो हमारा होता है producers का। फिर हमारा आता है कौन सा, second trophic level। फिर हमारा आता है second trophic level। सो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हमारा होता है प्राइमरी कंज्यूमर्स का। फिर हमारा आता है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, वो हमारा होता है किसका, सेकेंडरी कंज्यूमर्स का। तो जब हम इस चार्ट से देखें तो क्या हमें पता चल रहा है कि जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल्स है वो कंज्यूमर्स हैं, जो कि क्या है हमारे हर्बीवोर्स, जो भी क्या है हमारे हर्बीवोर्स। तो प्रोड्यूसर्स हमारे, जब हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं क्या, फाइटोप्लैंक्टन्स। क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। तो ये तो हमारा निकल गया, फाइटोप्लैंक्टन तो नहीं होगा। तो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल जो कि डायरेक्टली फाइटोप्लैंक्टन्स पे फीड करते हैं वो होते हैं हमारे जूप्लैंक्टन्स। क्या होते हैं, जूप्लैंक्टन्स होते हैं। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसका आंसर बी करेक्ट है? हाँ, इसका आंसर बी करेक्ट है, क्योंकि जूप्लैंक्टन्स दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड द herbivores which depend directly on the phytoplanktons and they occupy the second trophic level तो ऑप्शन बी करेक्ट है, थर्ड का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स आर herbivores, producers, carnivores या फिर none of these। हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स? हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया, हम लोगों ने एक बार भी देखा कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स नाम का कोई भी एनिमल आया था, कोई भी एनिमल आया था, सिर्फ एक प्रोड्यूसर्स हम लोगों ने पढ़े थे। फिर उसके बाद में हम हर्बीवोर्स पे आए, फिर प्राइमरी कार्निवोर्स, फिर सेकेंडरी कार्निवोर्स, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, पर प्रोड्यूसर्स कौन थे हमारे? प्रोड्यूसर्स सिर्फ एक ही है, प्रोड्यूसर्स ओनली वन, विच आर नोन एज प्रोड्यूसर्स ओनली। कोई प्राइमरी नहीं है, कोई सेकेंडरी नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ओके, तो नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हमारे कोई नहीं होते हैं, ऐसा कोई वर्ड, ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं है जो कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स को डिफाइन करे। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। Next question, what is the percentage of photosynthetically active radiation in the incident solar radiation? A 100%, B 50%, C 1 to 5% या फिर D 2 to 10%। हमने इसमें बताना है कि जो हमारी PAR होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो जब हम लोग फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की बात करते हैं तो वो होती है जो कि यूज अप कर सकते हैं हम लोग, द लाइट एनर्जी विच कैन बी यूज्ड अप, जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड अप। तो वो हमारी क्या होती है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है। तो वो कितना परसेंट जो है कंट्रीब्यूट करती है, जब हम उसकी परसेंटेज देखें तो वो कितना परसेंट कंट्रीब्यूट करती है हमारा? 50%। ऑप्शन बी करेक्ट है, 50% विल बी द आंसर। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 50%। So the next question is, distinguish between A, grazing food chain and detritus food chain, B, production and decomposition, C, upright and inverted pyramid, D, food chain and food web, C, E, litter and detritus या फिर F,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, एक एक करके हमने सबके डिफरेंसेस देखने हैं, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ जिससे कि आपको पता रहे कि हम लोग किस किस के डिफरेंसेस देख रहे हैं। तो जब हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा ग्रासलैंड इकोसिस्टम इन्वॉल्व होता है। कौन सा इकोसिस्टम इन्वॉल्व होता है, ग्रासलैंड वाला। और जब हम डेट्राइटस फूड चेन की बात करते हैं तो उसके अंदर कौन सा होता है, डेट्राइटस इकोसिस्टम, डीकम्पोजिशन वाला इकोसिस्टम जो है वो इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर ग्रासलैंड होता है, ठीक है। सो इसमें जो सबसे पहला जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं वो ही दोनों में डिफरेंट है। जो हमारा ग्रेजिंग फूड चेन है इसके अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या है, प्लांट्स है। जब हम डेट्राइटस फूड चेन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारी फूड चेन किससे स्टार्ट होती है, जब हम लोग डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो हमारी फूड चेन किससे स्टार्ट होती है, किससे स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट्स विद द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। किससे स्टार्ट होती है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है। ग्रेजिंग फूड चेन किस में एंड होती है, कार्निवोर्स में एंड होती है, और डेट्राइटस फूड चेन भी कार्निवोर्स में एंड होती है। सो ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर जो एनर्जी है वो कहां से आती है, हमारी सन से आती है, जबकि डेट्राइटस फूड चेन के अंदर जो हमारी एनर्जी है कहां से आती है, ऑर्गेनिक रिमेन्स और डेट्राइटस, यहां से हमारी एनर्जी आती है। तो हमें पता चल गया दो डिफरेंसेस क्या है। जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसके अंदर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। डेट्राइटस फूड चेन के अंदर क्या होता है, हमारी जो फूड चेन है वो स्टार्ट होती है विद द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वहीं जब ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर जब हम लोग सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो वो हमारी क्या होती है, सनलाइट होती है। पर डेट्राइटस फूड चेन के अंदर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, ऑर्गेनिक रिमेन्स और दी डेट्राइटस इसका एनर्जी जो इसे सप्लाई करता है वो होता है, एनर्जी सोर्स होता है। तो ये हमें डिफरेंसेस दोनों के बीच में क्लियर हैं, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्राइटस फूड चेन। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन एंड दी डीकम्पोजिशन। इन दोनों के बीच में जो हमने डिफरेंस देखना है, तो प्रोडक्शन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस करते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स which utilizes the sunlight, it is known as the production. Basically it is the synthesis of biomass. हम biomass synthesis बोल सकते हैं, है ना, इसको हम लोग biomass synthesis बोल सकते हैं। वहीं जब हम लोग डीकम्पोजिशन की बात करते हैं, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपलर वंस एंड इट रिलीजेस एनर्जी। तो जो हमारा प्रोडक्शन है, इट यूजेस द एनर्जी, वो सनलाइट एनर्जी को यूज करके क्या करता है, इट सिंथेसाइजेस द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। पर जब हम डीकम्पोजिशन की बात करते हैं तो डीकम्पोजिशन के अंदर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू द सिंपलर वंस एंड अल्टीमेटली वो रिलीज करता है एनर्जी। तो डीकम्पोजिशन इट रिलीजेस एनर्जी, प्रोडक्शन इट यूजेस द एनर्जी। प्रोडक्शन के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनते हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और डीकम्पोजिशन के अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स दे ब्रेक डाउन इनटू द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट डीकम्पोजिशन एंड प्रोडक्शन दे आर द एंटागोनिस्ट प्रोसेसेस। ये दोनों के दोनों एंटागोनिस्टली काम करते हैं, दोनों के दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं, हाँ हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट डिफरेंस इज अपराइट एंड इन्वर्टेड पिरामिड। तो जब हम अपराइट पिरामिड की बात करते हैं बच्चों तो उसकी शेप कुछ ऐसी रहती है, और जब हम इन्वर्टेड की बात करते हैं तो उसकी शेप कुछ ऐसी रहती है, ठीक है। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अपराइट पिरामिड के अंदर प्रोड्यूसर्स ज्यादा होते हैं, प्रोड्यूसर्स का नंबर ज्यादा होता है, या फिर प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे जैसे भी, और इसके अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स कम होते हैं। ये हमारा अपराइट हो गया, ये हमारा इन्वर्टेड हो गया। तो ये हमारे दोनों के दोनों
पिरामिड्स होते हैं. सो अपराइट पिरामिड एग्जांपल ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, द बायोमास और द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट डिक्रीजेस. ये तीनों के अंदर अपराइट आता है जब नंबर इसका ज्यादा हो, जब बायोमास इसका ज्यादा हो, जब एनर्जी इसकी ज्यादा हो और ऊपर जाते हुए वो चीजें कम होती जाए, तो जो है हमारा अपराइट पिरामिड आता है. वहीं जब हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड की बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो सबसे ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल के पास ये सारी चीजें ज्यादा होती हैं और नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल्स के पास ये सारी चीजें कम होती हैं, तो वो हमारा इन्वर्टेड पिरामिड बना देता है. तो अपराइट और इन्वर्टेड हमें पता चल गया कि कैसे कैसे बनता है. जो अपराइट पिरामिड होता है बच्चों, उसके अंदर जो प्रोड्यूसर्स का नंबर, बायोमास और एनर्जी जो है ज्यादा होगी और ऊपर वाले ट्रॉफिक लेवल पे कम होती जाएगी. पर इन्वर्टेड पिरामिड के अंदर क्या होता है, जो ऊपर वाला सबसे ट्रॉफिक लेवल है उसके अंदर वो बायोमास, एनर्जी सब कुछ ज्यादा होगा और नीचे आते हुए वो कम हो जाएगी, तो वो हमारा इन्वर्टेड शेप दे देगा. इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड पिरामिड बोलते हैं. सो अपराइट पिरामिड, द बायोमास और द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और द अमाउंट ऑफ एनर्जी इट डिक्रीजेस इन मूविंग ऑन टू अपर ट्रॉफिक लेवल्स. और इन्वर्टेड के अंदर क्या होता है, दीज क्वांटिटीज दे टेंड टू इंक्रीज इन गोइंग टू सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स. तो ये दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है. उसके बाद में हमारा आता है फूड चेन एंड फूड वेब. जब हम फूड चेन और फूड वेब की बात करते हैं तो फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय विच द फ्लो ऑफ एनर्जी अकर्स फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल. जबकि फूड वेब क्या होता है, इट इज द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स. इट इज द नेटवर्क ऑफ वेरियस फूड चेन्स. फूड वेब्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस, दे इंक्रीज द अडेप्टेबिलिटी. तो फूड चेन की जब हम बात करें, इट मूव्स लीनियरली, इट मूव्स लीनियरली या फिर एक सर्कुलर मोशन होगा. जैसे कि ए एनिमल है, बी एनिमल है, सी एनिमल है, डी एनिमल है, ये हमारी एक फूड चेन हो गई. या फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, एक ही ये हमारी फूड चेन हो गई. तो मतलब ये सिर्फ एक ही बिना ब्रांचिंग के जो है ये सारी की सारी जो सीक्वेंस चल रहा है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, कहीं पे भी इंटरलिंकिंग नहीं है, लीनियरली या फिर सर्कुलर पैटर्न मूव कर रहा है और इसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है. जबकि फूड वेब के अंदर क्या होता है, फूड वेब के अंदर सारी की सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती है, सारी की सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और वो जो है एक विशियस सर्कल सा बना लेती है. मतलब आप ये देख सकते हो कि अगर ये एक फूड चेन है ना, यहां से ये भी आ जाएगी, तो ये हमारा क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, ये सारा का सारा हमारा फूड वेब कॉन्स्टिट्यूट करेगा, सारा का सारा हमारा एक फूड वेब कॉन्स्टिट्यूट करेगा जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपस में लोकेटेड रहेंगी, इंटरलिंक्ड रहेंगी, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे वो इंटरलिंक्ड रहेंगी, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, फूड वेब हो जाएगी. उसके बाद में हमारा आता क्या है, लिटर एंड डेट्राइटस के बीच में डिफरेंस. तो जो हम लिटर की बात करते हैं, लिटर इज द डेड ऑर्गेनिक मटीरियल. Litter is the dead organic material fallen on the surface of the soil like leaves, remains of animals and excreta. Litter क्या होता है, वो dead organic material जो कि surface of the soil पे fall off हो जाता है, like the leaves, the remains of the animals, the excreta, ये सारे के सारे. Detritus क्या होता है, dead organic matter found below the soil surface. तो हमें ये पता चल गया litter जो है soil surface के ऊपर होता है और detritus हमारा below the soil होता है. Detritus हमारा below the soil होता है which is eaten by the detrivores और broken down by the decomposers और उनसे एनर्जी जो रिलीज होती है वो हमारे एटमॉस्फेयर में दोबारा अवेलेबल हो जाती है, हमारी सॉइल फर्टाइल हो जाती है ना. तो हमें लिटर और डेट्राइटस के बीच का डिफरेंस क्या है, लिटर जो है सरफेस के ऊपर होता है, जैसे कि जो पतझड़ के अंदर जो है पत्ते गिर जाते हैं, है ना, वो जो है वो हमारा लिटर है. पर जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सॉइल के नीचे पाए जाते हैं वो हमारा डेट्राइटस होता है. तो डेट्राइटस क्या कर रहा है, इट एड्स अप न्यूट्रिएंट्स, जबकि लिटर जो है इट इज द डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि लीव्स हो गया, एनिमल्स के रिमेन्स हो गए, एक्सक्रीटा हो गया, वो सारे के सारे हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर में आ जाता है. Then next difference between the primary productivity and the secondary productivity. तो primary productivity क्या है, it is the rate of the synthesis of the biomass.
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जब हम बात करें, सो इट इज द रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द बायोमास, एनर्जी फिक्सेशन बाय द प्लांट्स, एनर्जी फिक्सेशन बाय द प्लांट्स, इट इज कंपैरेटिवली क्वाइट हाई। तो जब हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बात करते हैं, इट इज द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ बायोमास बाय द कंज्यूमर्स, इट इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन हम लोग बोल सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन बाय द कंज्यूमर्स। एसिमिलेशन ऑफ बायोमास जो होता है उसको हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। सो क्या करता है, इट डिक्रीजेस विद द राइज ऑफ द ट्रॉफिक लेवल, और प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इट इज कंपैरेटिवली हायर and it is the synthesis of the biomass or the energy fixation by these cells। तो हमें ये पता चल गया कि इन सब में बेसिक डिफरेंसेस क्या क्या थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। तो जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सो द कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम दे आर एज फॉलो। सबसे पहला एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या आते हैं? हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जब हम एबायोटिक की बात करते हैं, दैट मीन्स द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। सो दीज इंक्लूड्स inorganic substances, minerals, organic substances and different climatic conditions like the temperature, pH, light, etc. तो जब हम लोग broadly speaking, अगर ecosystem it is composed of biotic and abiotic components, है ना? जो ecosystem है it is composed of biotic and abiotic components। तो जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो जो हमारे एबायोटिक होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। इसमें टेम्परेचर कंट्रोल, पीएच, वाटर, सॉइल, ये सारा आ जाता है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। और बायोटिक के अंदर हमारे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग थिंग्स जो हैं, वो सारी की सारी हमारी इसमें इंक्लूडिंग होती हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो इससे आपको एक बारी क्लियर हो जाएगा कि इकोसिस्टम को अगर हम लोग ब्रॉडली डिवाइड करें तो उसके अंदर दो बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एबायोटिक एंड बायोटिक। ठीक है, सो एबायोटिक कंपोनेंट्स अगर हम लोग स्टार्ट करें तो उसके अंदर है हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, मिनरल्स हो गए, टेम्परेचर, पीएच, लाइट एक्सेट्रा, दे ऑल आर इन द एबायोटिक कंपोनेंट्स। नेक्स्ट हमारे आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स जो कि लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। उसके अंदर हमारे आते हैं ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। अब बेसिकली बच्चों जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो ही खाना बनाते हैं और बाकी सारा जो होता है, सारे कंपोनेंट्स उन्हीं पे डिपेंडेंट होते हैं। और जब हम लोग बात करें कंज्यूमर्स की, चाहे वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं क्योंकि वो खाना नहीं बना पाते हैं, वो प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। So autotrophs or the producers which have the capacity to manufacture their own food or which can fix the radiant energy of the sun into the chemical energy, जैसे कि green plants हो गए, photosynthetic bacteria हो गए, ये क्या करते हैं? ये जो radiant energy आती है sun की, इसे fix करके इससे खाना बनाते हैं। और heterotrophs क्या खाते हैं? इसी खाने को consume करते हैं either directly और indirectly। जो herbivores होते हैं वो directly plants पे dependent रहते हैं जो कि primary consumers होते हैं, पर जो secondary consumers होते हैं जो कि primary कार्निवोर्स, सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि वो उन हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। So heterotrophs are the consumers which are unable to manufacture their own food and they depend upon other organisms for their food, either directly on the plants or indirectly. So the primary consumers or the herbivores which depend upon producers, जैसे कि मैंने बताया जो herbivores है they are the primary consumers और वो directly green plants के ऊपर dependent होते हैं। जब हम लोग secondary consumers पे आते हैं तो they are the carnivores। carnivores किस पे डिपेंड करते हैं? they depend on the herbivores, but herbivores plants पे करते हैं। तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो carnivores है they are also indirectly dependent on the plants? Yes they are, क्योंकि वो हर्बीवोर्स पे डिपेंडेंट है और हर्बीवोर्स अल्टीमेटली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। सो द टॉप कंज्यूमर्स ऑफ द टॉप कार्निवोर्स विच लिव अपॉन सेकेंडरी कंज्यूमर्स,
देन आते हैं हमारे लास्ट बायोटिक कंपोनेंट्स, जो कि हमारे होते हैं डीकम्पोजर्स और दी माइक्रो कंज्यूमर्स विच डीकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक मैटर, और वो क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को ऐड ऑन कर देते हैं इन द एटमॉस्फेयर. सो दे डीकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक मैटर एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द मिनरल साइकिल. सो एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स होते हैं. सारे के सारे हमारे डीकम्पोजर्स होते हैं. हमें पता चल गया तीन बायोटिक कंपोनेंट्स के कौन कौन से वो होते हैं हमारे कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स की जब हम लोग बात करें, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड डीकम्पोजर्स. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिफाइन इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड डिस्क्राइब विद एग्जाम्पल द पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड बायोमास. हम लोगों ने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डिफाइन करना है और पिरामिड ऑफ नंबर एंड बायोमास बताना है. सो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या, इट इज द ग्राफिकल मेथड टू शो द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और बायोमास और अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स. तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है. जब हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स की बात करते हैं तो इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द number of the organisms, the biomass they are producing or the amount of energy which are present at the different trophic levels. तो ये जो होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है. तो इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन क्लियर है. नेक्स्ट पिरामिड ऑफ नंबर हम लोगों ने बताना है. पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट ईच ट्रोफिक लेवल. सबसे पहले जब हम पिरामिड ऑफ नंबर से स्टार्ट करते हैं तो इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल विच आर प्रेजेंट एट ईच ट्रोफिक लेवल. ठीक है. सो द पिरामिड ऑफ नंबर, फॉर एग्जाम्पल ऑफ अ ग्रासलैंड, इट इज अपराइट. In this there is a decrease in the number of organisms starting from primary producers which are plants up to the carnivores. ठीक है. तो जब हम लोग पिरामिड ऑफ नंबर देखते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम में, तो हमारे प्रोड्यूसर्स क्या है, ग्रास है. ग्रास तो बहुत ही ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती है, तो सबसे ज्यादा ये होगी. फिर उस पर जो फीड कर रहे होंगे प्राइमरी कंज्यूमर्स कम होंगे, फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर कम होंगे और टर्शरी कंज्यूमर्स और ज्यादा कम हो जाएंगे. तो इसलिए हमारा ये क्या है, ये हमारा अपराइट है. पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इट इज अपराइट. पर जब हम बात करें ट्री की, अगर हम लोग ट्रीज के मामले में देखें तो उसमें जो प्रोड्यूसर है वो तो कम होते हैं, क्योंकि एक ट्री पे हजारों जो है बर्ड्स फीड कर सकती है. तो उसमें प्रोड्यूसर कम है, कंज्यूमर ज्यादा है. तो वहां पे क्या होगा, हमारा इन्वर्टेड होगा. वहां पे क्या होगा, इन्वर्टेड होगा. तो इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स कि किस टाइप का हमारा पिरामिड आएगा, या तो वो इन्वर्टेड या फिर अपराइट आएगा. ठीक है. देन हमारा आता है पिरामिड ऑफ बायोमास. द पिरामिड ऑफ बायोमास इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ बायोमास per unit area sequence wise in a rising trophic levels with producers at the base and top carnivores at the apex. So the pyramid of biomass of a tree or grassland ecosystem, they are upright, and the pyramid of pond ecosystem it is inverted. तो हमें जो है rate of biomass देखना है कि बायोमास कौन ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. तो जब हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में से प्लॉट करेंगे, अपराइट आएगा कि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा बायोमास दे रहे हैं, कंज्यूमर सबसे कम. पर वहीं जब हम लोग लेक इकोसिस्टम में या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं, उसके अंदर बायोमास जो होता है हमारे ऊपर कंज्यूमर्स जो है ज्यादा देते हैं और प्रोड्यूसर्स कम देते हैं, तो उसमें हमारा इन्वर्टेज आ जाता है. तो इट कैन बी आइदर इन्वर्टेड और अपराइट डिपेंडिंग ऑन द बायोमास प्रोडक्शन, कि कितना जो है प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास का किस ट्रोफिक लेवल पे. ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, उसके बाद में उसकी दो चीजों में डिवीजन होती है, प्राइमरी एंड ग्रॉस. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो में डिवाइडेड होती है इनटू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी होती क्या है? सो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी फिक्स्ड और बायोमास सिंथेसाइज्ड बाय द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स. अब यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि सेकेंडरी कंज्यूमर्स जैसे नाम की कोई चीज नहीं होती है, सिर्फ प्राइमरी ही प्रोड्यूसर्स होते हैं, एक ही प्रोड्यूसर होता है. तो वो प्रोड्यूसर कितना बायोमास सिंथेसाइज कर रहा है या फिर कितनी एनर्जी को वो फिक्स कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं. सो इट इज द बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय ग्रीन प्लांट्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. तो हम स्पेसिफिकली इसे किस टाइम के लिए देखते हैं, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे देखते हैं.
फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ग्रीन प्लांट्स है वो कितना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कितनी एनर्जी को फिक्स कर रहे हैं, कितनी एनर्जी को फिक्स कर रहे हैं पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। दो तरीके की होती है, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड एनपीपी। तो जब हम लोग जीपीपी की बात करते हैं, विच इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड। इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी लॉसेस को कंसिडर नहीं करते हैं। पर जब हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स, मतलब ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस द रेस्पिरेटरी लॉसेस हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आ जाती है, विच इज द एनर्जी अवेलेबल फॉर द कंज्यूमर्स। पर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारी अवेलेबल एनर्जी नहीं होती है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो एनर्जी होती है, वो बायोमास होता है जो कि एक प्लांट ने प्रोड्यूस किया है, उसमें से कोई लॉसेस हमने डिडक्ट नहीं करे हैं। Okay, so the factors that affect the primary productivity, they are plant species, कौन सी स्पीशीज इनहैबिट कर रही है एक एरिया को, उस पर डिपेंड करेगी, सनलाइट पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी, सॉइल, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, इन सब पे जो है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। सबसे पहले तो प्लांट स्पीशीज पे करती है कि कौन सी प्लांट स्पीशीज कहाँ पे इनहैबिट कर रही है, कि उस प्लांट स्पीशीज की क्या इतनी कैपेबिलिटी है वो इतना बायोमास प्रोड्यूस करे या फिर नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स जो है हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन डीकम्पोजिशन एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द डीकम्पोजिशन। सबसे पहले हमने डीकम्पोजिशन को डिफाइन करना है और उसके बाद में उनका जो प्रोसेस रहता है और जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो बताने हैं। So the process by which the decomposers they break down complex organic material, which are the dead plants, animal remains, excretions, into inorganic substances which are simpler than the organic ones, like carbon dioxide, water और nutrients, it is known as decomposition। तो जब हम लोग decomposition के process की बात करते हैं तो decomposition का process क्या होता है? When the decomposers they break down the complex organic molecules which are the dead plants, animals remains, excretion into the simpler or inorganic substances, जो कि हमारे क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, decomposition बोलते हैं। So the important steps in the process of decomposition, first it is fragmentation, then leaching, then catabolism, then humidification and mineralization. So the detrivores, example the earthworm, they break down detritus into smaller particles and that is known as the fragmentation। तो fragmentation क्या होता है, basically the breakdown of the large molecules into smaller ones, उसे हम लोग fragmentation बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस इसके अंदर आता है किसका, लीचिंग का आता है। सो लीचिंग के अंदर क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं और अनअवेलेबल सॉल्ट्स बन जाते हैं। बाकी जो अनअवेलेबल बाकी जो है वाटर सॉल्युबल इनसॉल्युबल होते हैं वो ऊपर ही रहते हैं। तो लीचिंग सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉलर वंस। फिर हमारी आती है लीचिंग। लीचिंग के अंदर क्या होता है, जो वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल हॉरिजन के अंदर चले जाते हैं और वहां पे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अनअवेलेबल सॉल्ट। फिर जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स होते हैं जो ऊपर डेट्राइटस पड़ा होता है उसे डाइजेस्ट करते हैं बाय रिलीजिंग द डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिज्म। उसको डाइजेस्ट करने के बाद किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर। ठीक है, सो ऑल द अबव स्टेप्स इन डीकम्पोजिशन दे ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्राइटस। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन दे अकर ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन इन द सॉइल। तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमस जो कि एक डार्क ब्राउन कलर्ड का होता है सॉइल की अपर लेयर पे। वो क्या होता है, इट प्रोवाइड्स फर्टिलिटी टू द सॉइल। तो वो होता है ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, वो होता है ह्यूमिफिकेशन। और मिनरलाइजेशन क्या होता है, इट इज द एडिशन ऑफ द मिनरल्स, इट इज द एडिशन ऑफ मिनरल्स इन द सॉइल। ठीक है, ह्यूमिफिकेशन इट लीड्स टू द accumulation of a dark colored amorphous substance called the humus। अब ह्यूमिफिकेशन क्या है, जब डार्क कलर्ड जो हमारा अमोर्फस सब्सटेंस ह्यूमस है उसे ऐड ऑन कर देते हैं इन द सॉइल। ठीक है, उसको सॉइल के ऊपर ऐड ऑन कर देते हैं बाय दी माइक्रोब्स और दी डीकम्पोजर्स विच आर रेजिस्टेंट टू दी माइक्रोबियल एक्शन। और वो क्या करता है, डीकम्पोजिशन
अंडरगो करता है एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट. सो बीइंग कोलॉइडल इन नेचर इट सर्व्स एज द रिजर्वोयर फॉर द न्यूट्रिएंट्स. जैसे मैंने बोला कि ह्यूमस जो है, जो ह्यूमिफिकेशन के थ्रू बनती है, वो डार्क कलर्ड लेयर सॉइल के ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होती है. उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है एक्सेस में मौजूद होते हैं एंड इट प्रोवाइड्स फर्टिलिटी टू द सॉइल. So the humus is further degraded by some microbes and they release the inorganic nutrients by the process of mineralization. तो इस humus को जो है further degrade किया जाता है by the microbes. Slow process होता है but degrade करते हैं to add the inorganic nutrients by the process of mineralization. By the process of the mineralization. नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम. अब हमने इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी फ्लो के बारे में बताना है. सो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इट इज यूनिडायरेक्शनल. इट अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन जब हम फ्लो ऑफ एनर्जी की बात करें. सो द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन. जब हम अल्टीमेट सोर्स की बात करते हैं तो वो हमारा सन होता है. जो सोलर एनर्जी है इट इज कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स, जो कि यूटिलाइज करते हैं इन सिंथेसाइजिंग देयर ओन फूड. दैट इज वाई दे आर नोन एज द ऑटोट्रॉफ्स. तभी इनको क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है, क्योंकि ये सन की एनर्जी को ट्रैप करके उससे फूड सिंथेसाइज करते हैं. So the energy fixed by the green plants it is transferred to the herbivores और herbivores से फिर कहा जाती है carnivores पे जाती है. तो बच्चों इसके अंदर हमारा कौन सा लॉ लगता है, 10% लॉ लगता है कि only 10% of the total energy stored in a trophic level it is transferred to the next trophic level. तो एनर्जी फ्लो के अंदर हम लोग 10% लॉ को फॉलो करते हैं कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल के ऊपर 100 जूल्स है एनर्जी, 100 जूल्स एनर्जी है, तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे 10 जूल जाएगी और उससे नेक्स्ट पे सिर्फ 1 जूल जाएगी. सो जो 10% एनर्जी है वो ही आगे फ्लो करती है. जो 10% एनर्जी है वो ही आगे फ्लो करती है हर ट्रॉफिक लेवल पे. देन राइट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ सेडिमेंट्री साइकिल इन एन इकोसिस्टम. हमने सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल कौन सा देखा था, फॉस्फोरस साइकिल का. तो हमने जो है इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स लिखने हैं इकोसिस्टम में. ठीक है. So the movement of nutrient elements through various components of an ecosystem it takes place by a biogeochemical cycle. दो टाइप की होती है, gaseous and sedimentary. So nutrient जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं करते उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री साइकिल. एंड इनका रिजर्वोयर क्या होता है, इनका रिजर्वोयर मेन होते हैं रॉक्स, अर्थ क्रस्ट होती है. सो सेडिमेंट्री साइकिल इन्वॉल्व साइक्लिंग ऑफ सल्फर, फॉस्फोरस एक्सेट्रा विच आर लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट. तो हमें पता चल गया कि जो सेडिमेंट्री साइकिल है उसका मेन रिजर्वोयर क्या होता है. जैसे कार्बन का मेन रिजर्वोयर हमारा ओशियन है, एटमॉस्फेयर हो गया, तो सेडिमेंट्री साइकिल का हमारा जो मेन रिजर्वोयर है वो होता है अर्थ क्रस्ट. और फॉस्फोरस की बात करें तो रॉक्स होता है. ठीक है. So the movement of the nutrient elements through the various component of the ecosystem it takes place by a biogeochemical cycle. दो तरीके की होती है, gaseous and sedimentary. Phosphorus is a very important element as it is present in various substances found in living beings. So the cycling of phosphorus in an ecosystem it occurs in such a way that plants obtain it from soil or rocks. जैसे कि मैंने बताया जो plants है उसे कहाँ से लेते हैं, या तो soil से या फिर rocks से. So the animals or the primary consumers they obtain it from the plants, क्योंकि plants जो है जो inorganic phosphate उनकी soil के अंदर मौजूद होते हैं, वहाँ से अपनी roots के थ्रू उसे suck करते हैं phosphorus को और उनके अंदर available हो जाते हैं. So the secondary consumers or the carnivores take it from the herbivores. Herbivores जब उन phosphate rich plants को खा रहे हैं उनके अंदर phosphate आ रहा है, और जो carnivores है वो herbivores को खा रहे हैं तो उनके अंदर आ रहा है. So the phosphorus present in the organism is also released during the decomposition. तो जब decomposition होता है, जब animals मरते हैं तो उनसे phosphorus फिर से हमारा sediment के अंदर आ जाता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर आ जाता है. तो ये इसकी साइकिल रहती है. मेन इसका रॉक्स होता है. रॉक्स की जब वेदरिंग होती है तो उससे जो होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हमारे सॉइल के अंदर चले जाते हैं, वहां से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं. प्लांट्स को खाते हैं हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स, और फिर से जब कार्निवोर्स डेड होते हैं या फिर हर्बीवोर्स डेड होते हैं तो उनको डीकम्पोज करके उसे फिर से रॉक्स के अंदर फॉस्फोरस अवेलेबल हो जाता है. तो ये हमारी चलती है कौन सी साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल. So the last question is outline salient features of carbon cycling. फॉस्फोरस साइकिल की हमने देख ली, तो इस लास्ट क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं कि कार्बन साइकिल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं.
सो कार्बन इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग मैटर। जब हम कार्बन साइक्लिंग की बात करें तो ये हमारी किस में आती है, गैसियस साइकिल के अंदर आती है, गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर आती है। सो द ग्रीन प्लांट्स दे टेक इट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ग्रीन प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, बाय द कार्बन डाइऑक्साइड, and they fix it as the carbohydrates, which process in the photosynthesis। किस प्रोसेस के अंदर इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, in the photosynthesis। So the carbon which is also present in proteins, fats, etc. it is transferred to the organisms of other trophic levels। So apart from being released in the atmosphere as carbon dioxide during respiration, carbon is also released in atmosphere through burning of wood, fossil fuel and decomposition of organic matter by the microbes। तो कार्बन हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर कैसे आती है, हम तो रेस्पायर करते ही हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी बर्निंग ऑफ द वुड, फॉसिल फ्यूल, डीकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल, इन सब से भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर के अंदर अवेलेबल हो जाती है। तो ये है हमारी कार्बन साइकिल। आप देख सकते हो सिर्फ प्लांट्स इसको फोटोसिंथेसिस के लिए यूज करते हैं, बाकी सारे इसे रिलीज कर रहे होते हैं ईदर बाय रूट रेस्पिरेशन, डेड ऑर्गेनिज्म से, फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल से, ऑटो एंड फैक्ट्री एमिशन, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर रहे होते हैं इन द एटमॉस्फेयर, और प्लांट्स जो है इसे फिक्स करके इससे क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना देते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इकोसिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।